हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं हूं अफसा कोमल। मुल्क के सारे मसले एक तरफ हैं, लेकिन लगता है कि जो पार्लियामान के अंदर कशीदगी जारी है वो सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। कौमी असम्बली में मुसलसल तीसरे रोज़ भी हुकूमती अरकान की तरफ से शोर शराबे और हंगामे के बायस आज के इजलास को भी मुलतवी करना पड़ा। अपोजिशन लीडर आज भी अपनी बजट तकरीर मुकम्मल नहीं कर सके। आज दिन को इजलास शुरू हुआ तो स्पीकर साहब ने कहा कि पहले हुकूमत और अपोजिशन मिलकर बैठ कर तय करें कि ऐवान को किस तरीके से चलाना है। उन्होंने कमेटी बनाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन से अरकान के नाम मांगे, लेकिन अपोजिशन ने नाम देने से इनकार किया और कहा कि हम मुशावरत के लिए हमें वक्त चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने बजट पर तकरीर शुरू की और स्पीकर को ही उन्होंने हदफ़े तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब को चाहिए था कि ऐवान में बदजुबानी न होने देते। हुकूमती अरकान की तरफ से एहतजाज और शोर शुरू कर दिया गया इसके बाद, और अपोजिशन लीडर को सार्जेंट एट आर्म्स ने हिसार में ले लिया, जिसने इससे पहले भी आप देखते आ रहे हैं इस हिसार में ही वो तकरीर करते रहे। इस दौरान अपोजिशन के बेंचों से किसी ने एक सैनिटाइजर की बोतल इत्तलात के मुताबिक हुकूमती बेंचों की तरफ फेंकी, जो हुकूमती रुकन अकरम चीमा के चेहरे पर लगी और इस पर फिर से हंगामा शुरू हो चुका जिस तरह कल हुआ था। फिर स्पीकर साहब ने रूलिंग दी कि जिसने भी ये चीज़ फेंकी उसे पकड़ कर ऐवान से बाहर निकाला जाए, और मियाँ साहब से भी उन्होंने शिकायत की कि ये काम ठीक नहीं है। उसके साथ ही स्पीकर ने इजलास को मुलतवी कर दिया और कहा कि जब तक हुकूमत और अपोजिशन एक ज़ाब्ते अखलाक को तय नहीं कर लेती इजलास दोबारा से नहीं होगा। इजलास तीसरी बार शुरू हुआ और फिर वही काम हुआ और मुलतवी हो गया। मामले के दो रुख हैं। एक तरफ हुकूमत है जो कहती है कि अगर अपोजिशन वाले पत्थर मारेंगे तो हम ईंट से जवाब देंगे, और हमसे तवक्को न रखी जाए कि एक गाल पर थप्पड़ मारा जाए तो दूसरा गाल आगे कर देंगे, बल्कि हम मुक्के से जवाब देंगे। दूसरी तरफ है अपोजिशन जो ये कहती है कि हुकूमत जानबूझकर पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम के खिलाफ साजिश कर रही है। अपोजिशन ने अपनी पार्लियामानी कमेटी भी कायम कर दी है। ये है अहम इत्तलात, जिसमें पीपल्स पार्टी के 3, मुस्लिम लीग नून के 2 और JUI के भी 2 अरकान शामिल हैं, और ये कमेटी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर काम करेगी। सवाल ये है कि क्या स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद ही मसले का हल है? क्या स्पीकर वो किरदार अदा नहीं कर रहे जो उन्हें करना चाहिए? और स्पीकर ने कल और परसों की हंगामा आराई पर 7 अरकान को ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगाई है। क्या एक काफ़ी नहीं है? अपोजिशन रहनुमाओं शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना असद महमूद की तरफ से स्पीकर के इस इकदाम को एक खत के जरिए मुस्तरद किया गया। उन्होंने कहा काफ़ी नहीं है इन 7 अरकान के दाखिले पर पाबंदी। ये है सारे मामलात, और अब यही सवाल है कि क्या स्पीकर की ये कार्रवाई नाकाफ़ी थी? कल की फुटेजेस को देखते हुए उसमें तो हुकूमत के वज़रा और सीनियर रहनुमा नज़र आते हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि हुकूमती रुकन जिस तरीके से मलिका बुखारी साहिबा की आंख पे चोट लगी, ये भी एक हकीकत है। आला ऐवान में तूफ़ान बदतमीज़ी पर हर एक शख्स ये सवाल उठा रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो उनके जो जवाब आ रहे हैं वो अपने मौक़िफ़ में डटी हुई नज़र आ रही हैं, एक दूसरे की लीडरशिप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जरताज गुल कह रही हैं कि लंदन में बैठ कर हंगामे के लिए उकसाया जा रहा है, और एहसन इकबाल कह रहे हैं कि इमरान खान की इमा पर ये सारा कुछ हो रहा है। आज के प्रोग्राम में तीनों बड़ी पार्टियों के नुमाइंदों से हम पूछेंगे कि पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर करने की साजिश हो रही है। हमारे साथ हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा, और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी जाफ़र इकबाल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं आगाज़ सेनेटर साहब आपसे ही करना चाहूँगी। हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि आप लोग नहीं चलने दे रहे ऐवान की कार्रवाई। आज तीसरी बार अपोजिशन लीडर को तकरीर नहीं करने दी गई। हुकूमत क्यों अपने ही बजट के रास्ते में रुकावट बनी हुई है? बहुत शुक्रिया अफसा। पहली गुजारिश तो मेरी ये है कि ये जो पार्लियामानी जमहूरियत है इसके कुछ नकाइस हैं, और उसमें पूरी दुनिया की रवायात आपके सामने हैं। चाहे जापान जैसा बज़ाहिर बहुत ही महज़्ज़ब मुल्क हो, यूरोपियन ममालिक हों या दीगर, इस तरह की हुल्लड़बाजी और शूटिंग ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं, इंडिया में और दीगर ममालिक में। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा अखलाक और जो आदाब हैं और जो हल्फ लेकर लोग पार्लियामेंट के अंदर आते हैं उसकी पासदारी की जानी चाहिए, और मेंबरान पार्लियामेंट के लिए तो वो पार्लियामेंट के अंदर हों या बाहर हों उसकी पाबंदी करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर बहस शुरू हो जानी है कि पहले किसने किया, तो मैं इस बात को यहाँ से लेता हूँ कि जिस रोज़ प्राइम मिनिस्टर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया
तो आपको याद है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान पार्लियामेंट के बाहर मौजूद थे। PMLN के लोगों ने आगे वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ थोड़ी बहुत वहाँ पर खींचातानी हुई, जिसके नतीजे में लाहौर के एक रुकन असम्बली हैं मुस्लिम लीग नून के, वो कोई 1 मिनट तक मुग़ल्लज़ात बकते हुए वहाँ लोगों के साथ उलझते रहे और उन्हें चैलेंज करते रहे और गालियाँ देते रहे। उसके बाद दूसरा बड़ा वाक़या हुआ, आप सब सुन लीजिएगा ज़रा, जब साबिक वज़ीर आज़म ख़ुद यानी स्पीकर के डेस्क तक चल के गए और उन्होंने एक नारावा बात कही और वो भी गाली थी। ठीक है। तीसरा पॉइंट आप अपने ज़हन में हमेशा ये रखिए कि जब वज़ीर ख़जाना ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया तो एकदम हंगामा शुरू हो गया। अब ये यानी इन सारी चीज़ों को आप देख सकती हैं कि इसका आगाज़ जो है वो इस कम अज़ कम सेशन के अंदर, हम इसकी तफसील में आते हैं प्रोग्राम में आगे जाके। मैं शर्मिला साहिबा को भी शामिल कर लेती हूँ। शर्मिला साहिबा, आप सेनेटर साहब की गुफ्तगू सुन रही हैं, वो कह रहे हैं पार्लिमानी निज़ाम में हर जगह इस तरह के मुख्तलिफ जगहों पे वाक़यात देखने में आए हैं। अब हम अगर गालियों को जस्टिफाई करने को देखें तो अब नून लीग के रोहेल असगर साहब ये कहते हैं कि पंजाब का कल्चर है गालियाँ। ये कौन सा कल्चर है जिसको हम लोगों ने देखा है ऐवान में? आई नो अदनान म्यूट है, मैं बात कर रही हूँ किसी और से। मुझे बोलेंगे तो मैं अनम्यूट कर दूंगी। जी आप सुन पा रही हैं मुझे शर्मिला साहिबा? जी जी मुझे आवाज आ रही है। जी जी आप ये अब आप बताइएगा, आप गुफ्तगू सुन रही होंगी सेनेटर साहब की, वो कह रहे हैं कि जी पार्लिमानी निज़ाम में इस तरह की बातें तो मुख्तलिफ जगहों पे देखने में आती हैं, लेकिन जो हम देख रहे हैं हमें तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी लग रहा है। रोहेल साहब उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं, वो नून लीग के, वो ये कह रहे हैं कि कल्चर, पंजाब का कल्चर है गालियाँ। आप कैसे देखती हैं सारे मामलात को जो आज भी ऐवान में सूरत हाल बनी? देखिए, जो नेशनल असेंबली में हमने देखा, मुझे लगता कि हम में से किसी ने भी मुल्क की तारीख में इतना भयानक वाक़या कभी देखा होगा। ये मेरा ख्याल है कि पार्लिमानी निज़ाम में नेशनल असेंबली में पहली दफ़ा हुआ होगा कि 20 सार्जेंट एट आर्म्स को बुलाना पड़ा और बाकायदा उनको एक दीवार बनानी पड़ी बिटवीन द ऑपोजिशन एंड द ट्रेजरी बेंचेस। और जो गालम गलोच और जिस तरीके से, मतलब जिस फ़ख्रिया अंदाज के अंदर, मतलब ऊंची आवाज़ से बग़ैर किसी इनहिबिशंस के जो गालियाँ दे रहे थे, जो हाथापाई कर रहे थे, जिस तरीके से किताबें फेंक रहे थे, मेरा ख्याल है कि इस किस्म के बहुत कम वाक़यात होंगे पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ के अंदर। और ये बहुत अफसोसनाक, इसमें किसी को भी फ़ख्र करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, क्योंकि जो बाहर बैठे लोग देख रहे हैं, जिन लोगों ने लोगों को वोट दे के पार्लियामान में पहुंचाया, वो इसलिए नहीं पहुंचाया था कि आप माँ बहन की गालियां दें, इसलिए पहुंचाया था कि आप आवाम के मसाइल हल करें। और इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट बजट का मामला चल रहा है, जहां पर आइंदा आने वाली साल के अंदर लोगों की किस्मत के फैसले होंगे। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये कहना कि ये पंजाब की रिवायत है, ये किसी भी सूबे की, किसी भी मुल्क की, कहीं की भी रिवायत नहीं हो सकती गालम गलोच। ये कोई, और अगर ये रवायत है तो आप इस रवायत को अपने घर तक महदूद रखें, आप पार्लियामान का तकद्दुस पामाल ना करें। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये कहना कि जी हमारे वज़ीर ख़जाना को बात करने नहीं दिया तो जी हम आपको बात करने नहीं देंगे, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये गालियाँ देना, ये किस किस्म की गुफ्तगू है, ये किस किस्म के अल्फाज हैं? कौन अपने, मतलब अपने घर में आप अपने माँ बहन बेटियों के सामने क्या इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, ये गालियाँ इस्तेमाल करते हैं? क्या ये आपने सिखाना है कि ये आपने बताना है कौम को कि जी आप इनके इलेक्टेड रिप्रेजेंट, योर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव? व्हाट मैसेज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान? इट इज सो अनफॉर्चुनेट। एक अहम इशू है, बजट है, ये दोनों तरफ से। और जी जी जी, मैं चौधरी जाफर इकबाल साहब को भी वेलकम कहूँगी प्रोग्राम में और शामिल करती हूँ उस गुफ्तगू में। चौधरी साहब, दोनों तरफ से ये चीज़ें हो रही हैं। अब पहले तो आप जिस तरह हम बात कर रहे थे, रोहेल असगर साहब ने कह दिया ये कौन से कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं ऐवान के अंदर गालियाँ देकर, हमने तो ऐसा कुछ नहीं ना सीखा ना देखा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में। और दूसरी बात ये कि आप लोग ये चाह रहे हैं कि स्पीकर साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, उससे क्या हो जाएगा? स्पीकर साहब ने तो 7 लोगों का दाखिला ममनुआ कर दिया आज, जिनको कल उन्होंने विजुअल्स में पाया गलत काम करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बहुत ही नदामत की बात है बतौर साबिक़ रुकन कौमी असम्बली मेरे लिए तो, जितने भी 342 अफराद उस ऐवान के अंदर बैठे हुए हैं, मुझे वो जाफ़र इकबाल नज़र आते हैं। और जब मैं कहीं भी जाके बतौर साबिक़ रुकन असम्बली बैठूँगा तो मैं अपने अकेले जाफ़र इकबाल की वजाहत नहीं करूँगा। मैं उस ऐवान का हिस्सा रहा हूँ, मेरे पास इख्तियार रहा है, मैंने उस इख्तियार को इस्तेमाल किया है और आज इन सब अहबाब के पास भी वही इख्तियार है।
अगर कोई भी शख्स किसी भी पार्टी का किसी भी बेंच से उठकर ऐसी हरकत करेगा तो वो मेरे लिए बाइस नदामत है। अभी एजाज चौधरी साहब बहुत करीब के 2-3 वाक़यात की बात कर रहे थे, और अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं तो आखिरी जो बजट था 2018-19 का, उसमें मैं खुद वज़ीर ख़जाना के सामने हम दीवार बन के खड़े हुए थे। और अभी जो वज़ीर हैं, और वो उनकी वीडियो भी सामने आई है, शायद एजाज भाई की नज़र से नहीं गुजरी, शीरी मज़ारी साहिबा, बहुत ही फ़नी वीडियो है। एक में वो शफकत महमूद साहब को बता रही हैं कि वज़ीर तालीम को बता रही हैं, वज़ीर तालीम को कि आपने कैसे जो है वो किताबें उठा के, और उन्होंने वो अपनी फ़ाइल, भाई ये डॉक्यूमेंट किसका है, इमरान खान साहब का है ना, उन्होंने बजट पेश किया है, तो आप उसको उठा उठा के फेंक रहे हैं। वो चोर चोर के नारे लगा रही थी, वो आके हमारे साथ टकराई। मैंने यूं हाथ बांधे कि बीबी आप एहतराम से, ठीक है आप नारे लगाइए, कोई बात कहिए, लेकिन आके टक्करें मारना। हम वज़ीर ख़जाना के सामने खड़े थे, मिफ्ता साहब के, उससे थोड़ा सा पहले शाह महमूद कुरैशी साहब एक दिन खड़े थे, और वो किसी एक नुक्ते पर मोतरज़ थे कि पहले जो है अपोजिशन को सबको बोलने दिया जाए और फिर गवर्नमेंट बोले, तब हमारी हुकूमत थी। स्पीकर साहब कह रहे थे कि एक फ़र्द आप में से बात करे, एक उधर से। शाहिद खाकान साहब जो कि उनके क्लास फेलो रहे, रूममेट रहे, और सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, मिनिस्टर थे, वो उनकी तरफ गए, उन्हें कहने कि भाई शाह साहब बहुत हो गया, बस कीजिए। मुराद सईद साहब आए और आके पीछे से धक्का दिया शाहिद साहब। अच्छा। और वहाँ से वो शुरू हुआ, और फिर वो आरिफ अलवी साहब जो आज सदर हैं, वो उनको पकड़ते हुए मुराद सईद साहब को, और कल भी जो हुआ, कल विजुअल्स भी चलाए थे अपने प्रोग्राम के अंदर, कल भी हुआ, उसमें मेरे भाई हैं एजाज चौधरी साहब, इन्होंने नहीं देखा कि मुराद सईद साहब कैसे डेस्क के ऊपर चढ़े हुए थे और वो बमबारी कैसे कर रहे थे, ये भी नहीं देखा। ये हमने कल फिर उसके अंदर 1 मिनट सिर्फ फिर उस सेवान के अंदर जो अराकीन विस्लें लेके गए हुए थे वो नून लीग के थे, जो बाजे लेके गए हुए थे वो नून लीग के थे। वो क्यों लेके गए थे, किसने कहा था, कहाँ प्लानिंग हुई थी? मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो सेनेटर एजाज चौधरी साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे, जो 3 दिन से लोग हुकूमत से सवाल कर ही रहे हैं कि आमतौर पे हुकूमत थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा करती है, लेकिन हुकूमत जब ये बात कह दे कि अगर आप हमें पत्थर मारेंगे तो हम ईंट से जवाब देंगे, तो फिर मामला आगे कैसे चलेंगे? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारी बात हो रही है कौमी असम्बली की जो सूरत हाल पिछले 3 दिन से जारी है, आज भी वही हुआ। इसी बारे में सेनेटर एजाज चौधरी साहब, अब आप लोग जब सब लोग हमारे प्रोग्राम्स में भी आते हैं, हम आप लोगों की बातचीत सुनते हैं, बड़े सिविलाइज्ड अंदाज में आप लोग आपस में बातचीत भी कर रहे होते हैं अक्सर कुछ प्रोग्राम्स में, कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है नहीं, हमेशा नहीं, ऑन एयर आप लोग बदल जाते हैं, ऑफ एयर कई दफ़ा आप लोग बड़े अच्छे तरीके से आपस में पेश आ रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि ये बात की जा रही है कि आप लोगों की लीडरशिप इनकरेज करती है। एक तरफ से जरताज गुल ने आके कहा कि लंदन से अहकामात आते हैं और उसके बाद ऐसा होता है, और आप लोगों के ऊपर कहा जा रहा है। अब हमने कल यही देखा, काबीना इजलास हुआ, उसके अंदर कोई बातचीत हुई जिसपे फवाद चौधरी साहब ने आके भी कहा कि अहकामात तासुर यही मिले हैं और उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। क्या ऐसा इसमें हकीकत है? देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई लीडरशिप भी इस तरह की हिदायत दे के भेजती है। ये तो स्पार ऑफ मूवमेंट आप देखें, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बैठ के तय करे और उसके बाद ये सारे काम होए। यानी मैं तो इसको बिल्कुल ज़िम्मेदारी से ये बात आपसे कह रहा हूँ। अच्छा, ना आसन इकबाल साहब को वो बात कहनी चाहिए थी और ना दूसरों को कहनी चाहिए थी। ये इस तरह नहीं होता। जो थोड़ी सी गलत मबस होगी मेरी पहली गुफ्तगू में, उसे ज़रा वाज़ेह कर लें। देखिए, मैंने गाली को और बदजुबानी को किसी तरह का मैं जवाब मुहैया नहीं करता। आप जितने भी गुस्से में हों, आप पार्लियामेंट के अंदर हों या पार्लियामेंट के रुकन होते हुए बाहर हों, उस तहजीब के दामन को बहरहाल नहीं छोड़ना चाहिए। जो बातें की उसकी मजम्मत आप करते हैं, आप देखें, मैं उसकी भी और जो जिनकी वजह से उन्होंने दी उनकी भी, दोनों की मजम्मत करता हूँ। मसलन शेख रोए, आपको पता है कि ये तो जिनको कहा कि क्लास फेलो हैं जाफर साहब के, सबसे पहले गाली गलोच का सिलसिला कोरस में उन्होंने शुरू किया। फुटेज गवाह है इस बात के, नंबर 1। उसके बाद फिर यानी रोहेल असगर साहब ने गालियां देना शुरू की, वो भी फुटेज मौजूद है, जिसके जवाब में अली नवाज ने कहा है। लेकिन अली नवाज के अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत है कि मीडिया के ऊपर आके ये कहे कि जी मुझसे गलती हो गई है सर। लेकिन सॉरी, मैं अब इतनी अगर आइडियल अंदाज में बात हो रही तो खामोशी रह जाती हुकूमत, वो गालियां देते ऑपोजिशन वाले और हुकूमत एक अच्छे हायर मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर होती है, कहती है कोई भी ये अच्छे मॉरल के ऊपर तो कोई भी जा सकता है ना। ये हुकूमत के लिए भी है और ये ऑपोजिशन के लिए भी है,
ये किसी इंडिविजुअल के लिए भी है और इज्तिमाई तौर पे। सर मैं ये कहना नहीं चाहती थी, लेकिन आला तरीन मयारात, मैं कभी ये लफ्ज़ नहीं, मैंने ये अंदाज़ अपनाया जो आप लोग कहते आ रहे हैं मदीना की रियासत बनाएंगे, तो उसमें तो इस तरह के अल्फाज की भी कोई गुंजाइश नहीं है, इस तरह के अंदाज़ की भी कोई गुंजाइश नहीं है, वो ये लोग तो दावा नहीं करते। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, बिलाशुबा इसका कोई ताल्लुक उस बात से नहीं है जो आपने अभी जिक्र किया है ना। यानी महज़ब दुनिया के अंदर भी अगर आप मदीना जैसी रियासत के लिए जद्दोजहद ना भी कर रहे हों तो कोई महज़ब दुनिया इस गालम गलोच की कोई किसी तरफ से भी हो उसकी कोई, मैं तो गुज़ारा ना कल ये उसी वक्त वाक़या हुआ था तो मैंने अपना मौक़िफ़ इस पे दे दिया था। अलबत्ता मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह अली नवाज़ ने मीडिया पे आके अपनी गलती का एतराफ़ किया है, क्या PMLN के लोग कर चुके हुए हैं, कर चुके हैं? नहीं है तो मैं उन्हें कहता हूँ बिकॉज अली, मैं वजह बताता हूँ, अली नवाज अवान पहली दफ़ा पार्लियामेंट में हैं, शेख रुहेल असगर साहब 1985 के से पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल हम चाई साहब की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन शर्मिला साहिबा को मुझे शामिल करने दें गुफ्तगू में। शर्मिला फारूकी साहिबा, अब पिछले कुछ जो एक तशवीश की बात शायद सभी सियासतदानों के लिए होनी चाहिए, वो जिस भी जमात से हों, एक कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि सियासतदानों को बदनाम करने के भी बड़े तरीके हैं और एक तासुर उनके बारे में भी कुछ वजूहात की बिना पे भी बनता आ रहा है कि करप्ट हैं या फिर ये कौम की खिदमत नहीं कर सकते, मुखलिस नहीं है आवाम के साथ। अब सिंध के और वफाक के दरमियान मामलात भी देखें तो गवर्नमेंट कोई अल्फाज छुपाए बगैर ये कहती है कि सिंध हुकूमत को अगर हम पैसे हाथ में दे देंगे तो ये लोग करप्शन करेंगे, बाहर जायदादें बना लेंगे। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर क्या सबको मिलकर कोई किरदार नहीं अदा करना चाहिए ताकि कम से कम पार्लियामान और सियासत बदनाम ना हो? आप बिल्कुल सही कह रही हैं अब्सा। ये जब आपके लीडरान की तरफ से इस किस्म की गुफ्तगू होती है ना, तो फिर आपके जो नीचे के जो वर्कर्स होते हैं या जो आपके तर्जुमान होते हैं फिर उसी किस्म की गुफ्तगू करते हैं, बल्कि उससे भी 2-3 हाथ आगे जाके गुफ्तगू करते हैं। बात ये किसी को चोर कह देना, सियासतदान को आप किसी और को कह के देखें, मतलब आपकी जुडिशरी के ऊपर आप कोई बात नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट में अंदर हो जाएंगे। आप फौज के ऊपर बात नहीं कर सकते, आपके ऊपर आर्टिकल 6 लग जाएगा। एक सियासतदान ऐसे हैं जो किया है उनके बारे में कह दें, आप उनको करप्ट कह दें, आप उनको उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दें, किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं है कहीं पर, आप फिर उसको डिफेंड करते रहें अपने आप को, उसी में आपकी ज़िंदगी चली जाती है। मसला पता है क्या है? मसला ये है कि हमने आपस में, हम सियासतदानों को मैं कहूँगी, बाहर के लोगों को तो छोड़ दें, दूर की बात है, हम जब आपस में इस किस्म की हरकतें करते हैं, इस किस्म की गुफ्तगू दूसरे के लिए करते हैं, तो हमें बाहर की किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने अपनी आँख को गिराया है तो उसमें सबसे जो एक किरदार रहा है वो हम सबका रहा है। हम जब बैठ के टेलीविजन चैनल पे कहते हैं ना कि तुम चोर, तुम चोर, तुम चोर, ये हमें हक नहीं है ये कहने का। अगर आप सिंध हुकूमत कहते हैं कि हम सिंध हुकूमत को पैसे नहीं देंगे, हम आवाम को डायरेक्टली देंगे, आप नहीं दे सकते ना। आवाम ने ही सिंध हुकूमत के लोगों को इलेक्ट किया है, उन्हीं ने वोट देके यहाँ पहुंचाया है, यही आपके आवाम के नुमाइंदे हैं। ये एक बयानिया डेवलप करना अपनी नाकामियां और नाअहली को कवर करने के लिए गलत बात है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट। फिर आप देखिए ना कि जब बात ये तो फिर पार्लियामान में जो हुआ फिर वो होता है कि फिर आप टेलीविजन से उठ के फिर वही होता है और उसको, जी मैं चौई साहब को शामिल करती हूँ, चौई साहब वही होता है और उसको कंट्रोल करने में हमें आप लोग तमाम सियासी जमातों का भी, जिस तरह सेनेटर साहब ने कहा कि रोहेल असगर साहब ने जो काम किया उसकी मजम्मत कर दी थी आपकी जमात, या वो खुद भी आके माफ़ी मांगते बजाय इसके कि अगले दिन कहते कि कल्चर है पंजाब का। अब अगर इस सारी सिचुएशन में नुकसान पहुँचता है पार्लियामानी निज़ाम को, सियासतदानों की साख को, जो कि पहले भी बहुत मुतासिर है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? किसी और पर तो जिम्मेदारी नहीं डालेंगे आप लोग? यकीनन सियासतदानों के अलावा कोई ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन वो जो पीछे बैठ के डोरे हिलाते हैं, जो तरतीब बनाते हैं, और दावा PTI का नए पाकिस्तान का, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो नई चीज़ें करनी थी। अब अगर वो ये नहीं कर सकते कि नए बिजली के कारखाने लगा लें, वो ये नहीं कर सकते कि कोई मोटरवे का कोई नया मंसूबा ले आएँ, अगर वो ये नहीं कर सकते कि कोई नया हॉस्पिटल बना लें, अगर वो ये नहीं कर सकते कि गरीब आदमी की रोटी की कीमत जो है उसे कम रख सकें, अगर वो ये नहीं कर सकते कि किसान के लिए खादें सस्ती कर सकें, और फिर बजट पेश करने के बाद अपने ही बजट की कॉपियाँ वो असले के तौर पे वज़ीर दिफा समेत सारे फेंकते हुए नज़र आएंगे, और क्या करेंगे? 5 साल मैं इस असम्बली के अंदर रहा, 5 बजट पेश हुए, और अपोजिशन हमारे ऊपर इससे ज़्यादा तनकीद करती थी, नारे लगाती थी, हूटिंग करती थी, बातें करती थी,
लेकिन कभी ऐसा नहीं लेकिन हुआ। आप लोगों ने क्या सीख के कभी उससे ऐसा नहीं मुख्तलिफ हुआ। किया? जी, जॉर्ज मैं साहब, मेरी आप लोगों ने गुजारिश, पीटीआई ने शैडो बजट पेश किया सिंध असेंबली के अंदर, आप लोगों ने क्या किया? गुजारिश सुन लेना जी मुझे। शोर ही मचाया उस दिन? नहीं जी, शोर नहीं मचाया। शहबाज शरीफ साहब तकरीर करने खड़े हुए और शाह महमूद कुरैशी साहब खुद खड़े होकर पहले इनिशिएट करते हैं और पहले वो उसके ऊपर बात करना शुरू करते हैं कि बात ना करने दी जाए। और फिर ये भी कहा गया कि जी हम तब बात करने देंगे। ये मौकफ था पीटीआई का कि अगर आप इन रिटर्न दें कि प्राइम मिनिस्टर खिताब करें, पहले भी मुझे क्विक ब्रेक लेनी है, प्राइम मिनिस्टर खिताब करने तो आप कुछ नहीं करेंगे, तब हम जमानत देते हैं शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू की। अब वजीर आजम के पास कहने को कुछ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? आप लोगों का ये बयान है और ये हम एक क्विक ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से बात आगे लेकर चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारी बात हो रही है कि कौमी असम्बली के अंदर जो हालात व वाक़यात हम सब देख रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा या रुकेगा भी? सेनेटर एजाज साहब, अब एक बात तो आपकी जमात की तरफ से एक जवाब पेश किया गया जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे डिसएग्री करेंगे। ये कहा कि जी हमारे नौजवान जो मेंबरान असम्बली हैं वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके, तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ा लिखा नौजवान सियासतदान होने का कि अगर नर्व्स पर काबू नहीं है? आप खुद एक सीनियर सियासतदान हैं, आप लोग बल्कि सभी, क्या आप समझते हैं कि इंसान अपने जज्बात से इतना हाथ धो बैठे कि वो गालियां ही देना शुरू कर दे, साथ कॉलीग्स फीमेल भी खड़ी हों? देखिए, मैं आपसे पहले ना एक बात रह जानी है, उस पर ज़रा बात कर ली जाए। ये जो सियासतदानों के बारे में है ना कि उनकी तौकीर नहीं है, तो किसी ने कहा था कि गरचे मैं सोख्ता सामा हूँ तो ये रूज़े स्या खुद दिखाया है मेरे घर के चिरागों ने मुझे। अगर कोई करैक्टर सियासतदानों का होता, मुल्क तो लुट गया है ना। ये आप वाली जो नस्ल है ना, ये उसका सवाल है। यानी मुल्क लुट गया है, कोई जिम्मेदार, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? कोई है इसको डिटरमिन करने के लिए तैयार? अगर तहरीके इंसाफ इसको डिटरमिन करने के लिए खड़ी हुई है तो मैं समझता हूं कि आप देख लें अदालतों के फैसले जो हो चुके हैं, उसमें से जो जराइम पेशा लोग हैं उनका रवैया आप देख लें। मैं नाम नहीं लेता इसलिए कि यानी बड़े नाजुक हैं आप गिने सारे, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि ये सब क्यों सियासतदान और किसी ब्यूरोक्रेट और किसी जनरल और किसी जज के अंदर फ़र्क ये है कि ये दावा लेके उठता है मुआशरे की इस्लाह का, हुकूमत की इस्लाह का, अवाम की खिदमत का, बाकी कोई दावा नहीं लेके उठते। लेकिन ये मुल्क किसने लूट लिया? हुक्मरान तो है ना कोई, ये मुल्क आखिर आज 74वें साल में दाखिल हो रहा है। आपकी जमात के ऊपर ये इल्जाम लगता है कि आप लोगों ने फेलो सियासतदानों को भी सबसे ज्यादा बदनाम आप लोगों ने किया और बदतमीजी की रिवायत भी आप लोगों ने। मेरी बात या समझी नहीं है या उसको आप एड्रेस नहीं करना चाहती। इस मुल्क के हुक्मरान यानी मार्शल जर्नैल रहे नंबर 1 या सियासतदान रहे, कौन यानी किसको पूछा जाए कि मुल्क लुट गया, पैसा किधर गया इसका? मेरा सवाल बड़ा पर्टिनेंट है और ये मेरे बच्चे मुझसे करते हैं। तो चुनाचे में एक बात, दूसरी बात कि आपने पूछा कि हुकूमत जो है ये उसकी ज़िम्मेदारी है। बिलाशुबा मैं कहता हूँ हमें अपनी ज़िम्मेदारी को समझना चाहिए और अपने यानी अपोजिशन के मुख्तलिफ हिस्से हैं उनके साथ राव रस्म बढ़ाना चाहिए और हमें अपने जो पार्लियामेंट का बिजनेस है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये मेरी राय है और मैं सेनेट में हम इसका अमली मुजाहरा इंशाल्लाह कर रहे हैं और करते हैं। ये आपकी बड़ी अच्छी राय है, लेकिन हमें जब हुकूमत का ऑफिशियल मौक़िफ़ चॉइस साहब नहीं, हुकूमत का कभी कोई ऐसा मौक़िफ़ नहीं रहा कि हम खराब करना चाहते हैं। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वज़ीर इत्तलात कल ये कह रहे थे कि अगर आप हमें थप्पड़ मारेंगे तो हम मुक्का मारेंगे जवाब में। तो अब हमने एनालाइज करना है तो हुकूमत के बयानात के ऑफिशियल बयानात को ही करना है। एक अंदाज है ना जी बात करने का, उसने ये से कह दिया, मैंने वही बात दूसरे तरीके से कह दी है कि जी यानी हमारी जिम्मेदारी है लोगों को अप्रोच करना जी, और हमारे लिए मजबूरी ये है कि अब हम जो भी ऑफिशियल मौक़िफ़ हुकूमत का आएगा उसको समझेंगे। आप इतने आसान तरीके से समझाएं या हुकूमत का कोई और वज़ीर आके किसी तरह से बात करे। चौधरी जाफ़र साहब, आप लोगों का स्पीकर साहब से क्या एतराज़ है? उन्होंने 7 लोगों को दाखिला मना कर दिया। वो आज भी और कल भी हम देखते रहे कि शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के दौरान मुसलसल रोकते रहे, अपनी पूरी कोशिशें करते रहे। आप लोग क्यों अदम एतमाद लाना चाहते हैं उनके खिलाफ? जी, मैं इजाज़ भाई वाली बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊँगा कि पीटीआई इसलिए आई है कि वो जो सियासतदान करप्शन करते रहे हैं उनसे पाक नया पाकिस्तान बनाए। शाह महमूद कुरैशी साहब कहाँ थे, जहांगीर तरीन साहब कहाँ थे, परवेज़ खटक साहब पहले कहाँ थे, नदीम अफजल चंद साहब पहले कहाँ थे, फिरदौस शिकवान साहिबा पहले कहाँ थीं, कितने लोग नैब ज़दा लंबी चौड़ी यार मोहम्मद रिंद की बात करें, कहाँ कहाँ से किस्सा शुरू करें। और फिर आज कितना आला एहतसाब है कि मेरे लिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के लिए जेल है,
2 साल अंदर रहना है, इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कुछ साबित नहीं हुआ, और जहांगीर तरीन साहब के लिए अपने ही सेनेटर साहब कमेटी हैं, FIA उन्हें गिरफ्तार ना करे कह देती है, शहबाज साहब की तकरीर हुई नहीं और FIA कहता है जी ना पेश हुए तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। ये वो एहतसाब है। एहतसाब वज़ीर आज़म का कोई नहीं कर रहा, जिसने सब्सिडी दी चीनी पे, चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, जिसके बाद आज तक हम 110 रुपये के लगभग चीनी ख़रीद रहे हैं। गंदम एक्सपोर्ट करने की इजाज़त वज़ीर आज़म ने दी और आज तक हम गंदम बहरान को भुगत रहे हैं। स्पीकर साहब के मसले के ऊपर बिल्कुल मैं बात करता हूँ। स्पीकर साहब को अपना रवैया जब तक वो न्यूट्रल नहीं रखेंगे, ऐवान के लिए मोतबर नहीं बनेंगे, तो ये ऐसा होगा। स्पीकर का काम क्या है कि वो जब पार्लिमानी रहनुमाओं को लेके बैठते हैं, इजलास की प्लानिंग करते हैं कि उस ऐवान के अंदर जितनी भी लोगों की अवाम की नुमाइंदगी है उन सब को बराबर मौका दिया जाए। अब कल ही की बात कर लें, सिवाय इसके कि वो इतनी देर बैठे रहे, देखते रहे, और उस देखने में वो जो बेंच के ऊपर खड़े हुए थे अपना मुराद सईद साहब, वो नज़र नहीं आए, अली अमीन गंडापुर साहब नहीं नज़र आए, बाकी वफाकी वज़रा भी नहीं उन्हें नज़र आए, और आएंगे भी कैसे नज़र उन्हें, वो तो देख ही नहीं सकते, वो ऐनक ही नहीं है देखने के लिए। और जो बहुत पीछे खड़े थे, हामिद हमीद साहब का एक नाम शामिल है, कोई एक क्लिप मुझे दिखा दें उनका। एक और नाम भी है पीपल्स पार्टी के आगा साहब का, ठीक है, कोई एक क्लिप दिखा दें जिसमें उसने कोई ऐसी बात की हो। हाँ, अपनी सीट से खड़े थे, शहबाज साहब के पीछे खड़े थे, लेकिन वो कर दिया। जब आप इस तरह का रवैया रखेंगे कि जिस चीज को सारा जहान देख रहा है, आप उसको, वो नीचे से कापियां पकड़ा रहा था कोई मुराद सईद साहब को, और वो ऊपर खड़े होकर जो है वो गोलाबारी कर रहे थे, आप उसको नजरअंदाज करेंगे तो आपको कुछ स्पीकर मानेगा? ठीक है जी, और यही आप लोगों का एतराज है। शर्मिला साहिबा, अब पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह साहब का भी नाम आया, और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने भी बाद में कहीं बात की मीडिया से, और उन्होंने कहा कि मेरा नाम, उन्होंने बताया, उन्होंने पूछा कि मेरा नाम क्यों शामिल किया, वो कहते हैं थोड़ा बैलेंस करने के लिए जिन लोगों का दाखिला बंद किया गया है। तो पीपल्स पार्टी के स्पीकर साहब के हवाले से क्या एतराजात हैं जिसकी बुनियाद पर आप लोग चाहते हैं कि अदम एतमाद लाई जाए उनके खिलाफ? देखिए, स्पीकर साहब का जो रवैया अपोजिशन के साथ है वो बड़ा गैर मुनासिब रहा है, बड़ा गैर पार्लिमानी रहा है। स्पीकर होते हैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस, उसका ताल्लुक तो हुक्मरान जमात से होता है, लेकिन जब वो स्पीकर बनता है ना, तो फिर उसको इक्वली तमाम मेंबर्स को वही रिस्पेक्ट और वही रुतबा देना पड़ता है। ये इसकी जॉब की रिक्वायरमेंट है। ये जो द चेयर इज सपोज टू बी अनबायस्ड। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि शुरू दिन से स्पीकर साहब जो हैं वो अपोजिशन के साथ एक बड़ा सौतेला वाला रवैया रखे हुए हैं, माइक बंद कर देते हैं, बात नहीं करने देते, टर्न नहीं आने देते। तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी, PMLN और अपोजिशन की जमातों ने पहले भी बड़ा एहतजाज किया है। बात यहाँ तक भी आ गई कि जो कमेटी स्पीकर साहब हेड करते हैं उन पे अपोजिशन की जमातें जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं जब पार्लियामान में बात करने नहीं देंगे तो कमेटी की मीटिंग्स में क्या बात करने देंगे। और अब भी आपने यही देखा, पिछले दिनों भी यही हुआ कि वही रवैया बरकरार रहा। अब इशू ये है कि जब आप पार्टी बन जाएं और अपोजिशन के साथ इस किस्म का रवैया रखें तो फिर मामला, तो फिर हाउस चलेगा नहीं ना, फिर आप यू विल लूज योर रिस्पेक्ट। और फिर यही हो रहा है कि ना इनको ट्रेजरी बेंचेस वाले रिस्पेक्ट देते हैं, ना इनको अपोजिशन वाले रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद अपनी साख गंवाई है। सेनेटर साहब, अब ये है दोनों अपोजिशन की जमातों का मौक़िफ़ जो आप सुन चुके हैं स्पीकर साहब के हवाले से। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब के खिलाफ वैसे ही जुम्मे के दिन ये लोग तहरीक अदम एतमाद के ऊपर बात कर रहे हैं, और उनके हवाले से भी बड़े सख्त किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन जमातों के। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर दोनों ही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हो जाएगी तो फिर कैसे मामला चलेंगे? मेरा ख्याल है अब आपको अंदाज़ा है कि ये जॉइंट अपोजिशन यानी पहले दिन से हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रही, वज़ीर आज़म को तस्लीम नहीं कर रही, इंतखाबाती को सिरे से तस्लीम नहीं करती। हालांकि 2013 के इंतखाब और 2018 के इंतखाब दुनिया ने कहा है कि दोनों में बहुत फ़र्क है, और इसके ऊपर 23 पिटिशन्स कुल हुई, उसके ऊपर 432 पिटिशन्स हुई थी, और उसके तहरीक चली थी। 4 हल्के हमने डिमांड किए थे, चारों में चोरी निकल आई थी। चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि ये अपोजिशन की वजह से है, इनका माइंड सेट बन गया है हुकूमत को नहीं चलने देना। यानी सितंबर 2020 से लेकर और कल परसों तक तो ये सारे इकट्ठे थे। अब जूतियों में दाल बट रही है PDM की, वरना तो ये बम चला रहे थे, कोई कह रहा था एटम बम चलेगा, कोई कहता था इस्तीफे देंगे, कोई कहता था ज़िमनी इंतखाब नहीं लड़ेंगे, कोई कहता सेनेट में नहीं जाएंगे। ये इनकी ख्वाहिशात हैं अंदर की। ये हुकूमत अपना पूरा वक्त करेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़,
और उसके अलावा स्पीकर स्पीकर रहेंगे, डिप्टी स्पीकर डिप्टी स्पीकर रहेंगे। ये इनकी ख्वाहिशात हैं, ये चलने नहीं देना चाहते। इनको चाहिए कि जमहूरी निज़ाम को चलने दें। और मैं नहीं समझता कि तारीख़ी तौर पे यानी जिस कदर मजबूत और ज़हीन आदमी असद कैसर और शरीफ आदमी और कोई उनके ऊपर कोई एतराज़ उठा सकते हैं। बाकी वो ज़ाहिर है बिजनेस के लिए जब मीटिंग बुलवाते हैं, कोई चीज़ तय ना हो तो स्पीकर घोल के तो किसी को पिला नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि बुलवाया ना मीटिंग में कुछ भी तय नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पर भी पार्लियामेंट वाली सूरत हाल पैदा होगी। फिर उन्होंने अलग अलग दोनों को बुलाया और फिर कहा कि बिजनेस इस तरह चलाएंगे। जब कोई मान के देने के लिए ही तैयार नहीं है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऑपोजिशन पे शिफ्ट हो जाती है। जब वो हुकूमत को तस्लीम कर लेगी और ये ज़हन बना लेगी कि 3 साल गुजर गए हैं, अब बाकी 2 भी गुजर जाने चाहिए, और हर वक्त अगर डिसमेंटल करने के उस ज़हन से रहेंगे तो काम आगे नहीं मान जाए आप लोग के हुकूमत मौजूदा हकीकत है पीटीआई की हुकूमत में। मुख्तसरन आप इस पे जवाब दीजिएगा। हमारे जहन में सवाल आता है कि हुकूमत के जहन में क्या चल रहा था, एजेंडा क्या था आप लोगों का कि ऑपोजिशन लीडर को तकरीर नहीं करने देनी है, सिर्फ इस बात के अलावा कि इन्होंने नहीं बोलने दिया तो हम भी नहीं बोलने देंगे। मैं अर्ज करता हूँ कि ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट के अंदर जो रवैया चल रहा होता है ना जी, उसका अमल और उसका रद्द-ए-अमल साथ साथ चलता रहता है। और ये हम अनोखी सिचुएशन देखते हैं कि खुद हुकूमत अपने बजट के वक्त में मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये कोई भी बजट हो, अगर माजी के भी क्लिप्स अगर आप देख रही हो, कोई भी बजट हो तो आपको कमोबेश इस तरह की सूरत हाल नजर आती है और बजट पास हो जाते हैं। यही इन्हें समझना चाहिए कि बिलाखिर बजट पास हो जाना है और बिलाखिर बाकी 2 साल भी गुजर जाने हैं और ये तरक्की का सफ़र जो है अभी अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहना, बावजूद इसके कि 33 महीनों में 15 माह कोविड के हैं, उसमें 5 माह लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन है। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, ये खुद अगर तरक्की नहीं कर रही तो इनका चौधरी साहब आप लोग क्यों नहीं मान लेते कि पीटीआई एक हकीकत है और एक मौजूदा हुकूमत है? वो कह रहे हैं कि अगर आप मान लेंगे तो तभी मामलात आगे चलेंगे। और आखिरी कमेंट्स में आप ये भी बताएगा कि अब आइडियली होना क्या चाहिए, आप लोग क्या चाहते हैं, हुकूमत क्या करे तो मामला ठीक? हर शख्स मान गया कि पीटीआई एक हकीकत है, कौन नहीं मानता? जिसको रोटी खाने को नहीं मिलती, जिस बेचारे को वजीर आजम के ठेले पे जाके वजीर आजम पाकिस्तान क्या दे रहा है, लंच बॉक्स दे रहा है, तस्वीर खिंचवा रहा है, टीवी पे आ रहा है, वो जो बने थे लंगर खाने वो कहाँ हैं? मैं रोज़ देखता हूँ, गुजरता हूँ, वो कहाँ हैं? वो टाइगर फोर्स बनी थी कहाँ है? ये बहुत बड़ी हकीकत है। वो लंच बॉक्स जहाँ तकसीम होते थे वो G11 में, वो एहसास बाजार G11 में, वो मेरे पड़ोस में है, मैं रोज़ वहाँ से गुजरता हूँ। वो कितना बड़ा धोखा था वज़ीर आज़म के साथ खुद, और आज भी वो फुटपाथ के ऊपर, दुनिया भर में कहीं फुटपाथ पे बाजार लगते हैं, वो लगाया, बुलाया, फीता कटाया, वो स्याह चश्मे पहनाए दिन को और बात खत्म हो गई। किस बात पीटीआई हकीकत है आज किसान को खाद सस्ती नहीं मिल रही, पीटीआई हकीकत है आज रोटी सस्ती नहीं मिल रही, पीटीआई हकीकत है। कौन कहता है नहीं हकीकत? आज कारोबार आप मुझे कोई एक, मेरा ये सवाल है, इजाज भाई मुस्कुरा रहे हैं, कोई एक बिजली का कारखाना, कोई एक बिजली का कारखाना जो इन 3 सालों में डिजाइन किया हो, डैम बनाई हम रहे हैं 50 साल में, अगले 10 साल की फिक्र कर रही है। जी बिल्कुल कर रही है। वो डैम के ऊपर हमने 120 अरब रुपया खर्च करके जमीन खरीदी 4 सालों में, मियां नवाज शरीफ ने, आज भी रिकॉर्ड मौजूद है। असद कैसर साहब की बात की कि बहुत शरीफ और बड़े मजबूत आदमी हैं, वो इससे पहले पीटीआई से पहले जिस जमात में थे वहां से क्यों निकाले गए, ये रिपोर्ट जरा ले आइए, पता चल जाएगा कि वो कितने मजबूत और कितने नेक आदमी हैं। अगर इतने वो मजबूत होते, इतने मजबूत होते तो वहां बैठकर वो अपना किरदार अदा करते। वो इतने मजबूत हैं कि वो पार्लिमानी रहनुमाओं को साथ नहीं बिठा। शर्मिला फारूकी साहबा, आपका कमेंट आखिर में कि अब ये जो सारी सिचुएशन है ये तो इस नहज पर आ गई है कि हमें हल होने का नाम नहीं ले रही, तो अब अदम एतमाद ही एक वाहिद तरीका होगा या हुकूमत अप्रोच करे ऑपोजिशन को, मामला ठीक हो सकते हैं? देखिए, हुकूमत को पार्लियामान को कोई इज्जत नहीं देती है, ये तो ऑर्डिनेंसेस के ऊपर चलते हैं, किसी किस्म का कोई कानून साजी यहाँ नहीं होती है, ऑर्डिनेंसेस आते हैं, अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया जाता। हाँ, जहाँ पर ये फंस जाते हैं, इनकी अपनी साख मुतासर हो रही, वहाँ ये फिर अपोजिशन के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अपोजिशन से ये क्या बात करेंगे? इट्स टू लेट टू टॉक टू द अपोजिशन। अब इनका जो रवैया रहा है पार्लियामान के हवाले से और अपोजिशन के हवाले से, वो अफसोसनाक है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई ऐसी बात ये कर सकेंगे जिससे ऑपोजिशन राजी होगी। जी ठीक हो गया।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका शर्मिला फारूकी साहिबा। और हमारे जो अगर आखिरी कमेंट आप एजाज साहब अगर आप अगर आप करना चाहें आखिरी जो आपसे सवालात उठाए गए चौधरी साहब की तरफ से। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, मैंने ये चैलेंज किया था सारी PMLN को और सारी अपोजिशन को, इन 2.5-3 साल के अंदर किसी किसान को किसी फसल में नुकसान हुआ हो, मुनाफा ना हुआ हो, मुझे आपसे मिले। सबसे बड़ी अचीवमेंट किसानों ने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा। आज गंदम का सरकारी रेट क्या है? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, सरकारी रेट क्या है गंदम का? 1100 अरब रुपया ज़रूरी मईशत में इस साल आज क्या रेट क्या है गंदम का? यानी इन्होंने जिस रेट क्या है गंदम का? आप मेरी बात का मुझे आगे बढ़ने दें, आप अपने दलील दे लीजिएगा। किसी को कभी नुकसान हुआ हो तो मुझे बता दें। 65% आबादी है हमारी देहात की, बेहतरीन अंदाज में। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, इसके लिए हम आपके अलग नशिस्त करेंगे। चौधरी साहब को नेक्स्ट टाइम इनवाइट करेंगे, आपको भी, क्योंकि ये जो है ना ये क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं अक्सर, तो उसके लिए आप उस दिन जो है वो तैयार, हम कोशिश करेंगे कि किस तरह की गुफ्तगू हो जिसमें कोई नतीजा खेज भी हो। लेकिन आज बहरहाल हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स ने इस बात की ऊपर तशवीश का इजहार किया जो अंदाज अपनाया जा रहा है पार्लियामान के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर एजाज चौधरी साहब, चौधरी जाफर इकबाल साहब और शर्मिला फारूकी साहिबा। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।